मनीषा कोइराला का कहना है, उनका कहना यह है कि हामी हिन्दू राष्ट्र थियौं। सबसे बड़ी जो चिंता है वहां के हिंदुओं की वो है कि लगातार हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है र एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हाम्रो एउटा राम्रो पहिचान के थियो भने हामी हिन्दू राष्ट्र थियौं। किसी की भी पहचान उसकी बोली, उसकी संस्कृति से होती है और इसी कारण जब भी कोई विदेशी आक्रांता किसी देश पर हमला करता है तो सबसे पहला काम करता है कि उसकी धार्मिक जो पहचान है उसको नष्ट करता है और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करता है। और आपने ये देखा कि भारत में जितने भी आए तो उन्होंने जो पुस्तकालय थे, जो कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज थी, उसको भी नष्ट किया। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो भारत से तो जुड़ा हुआ नहीं है, वो है नेपाल का। और इस समय एक वीडियो, पुराना वीडियो वायरल हो रहा है मनीषा कोइराला का। आपने नाम सुना होगा, मनीषा कोइराला बहुत ही फेमस एक्ट्रेस रही हैं इंडिया में, लेकिन मूलतः हुआ नेपाल की हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने यह कहा हुआ है कि जिस समय राजशाही की सत्ता थी नेपाल में, उस समय नेपाल बहुत ही ज्यादा समृद्ध था। हामी हिन्दू राष्ट्र थियौं र एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हाम्रो एउटा राम्रो पहिचान के थियो भने हामी हिन्दू राष्ट्र थियौं र हाम्रो देशमा कहिले पनि धर्मलाई लिएर कहिले पनि झगडा भएको छैन कि युद्ध भएको छैन, मारकाट भएको छैन, झगडा नै भएको न। पिसफुल हिन्दू राष्ट्र थियौं हामी। त्यसबाट त्यो किन निकालिएको? मलाई यस्तो लागिरहेको छ यो सबै षड्यन्त्र गरिएको रहेछ र एकता उहाँलाई चाहिँ एकदम पर हटाइदिन नि, आफूले नै मिली भगत गरेर बाँडखाँड गरेर पनि तपाईहरूले मतलब कि उहाँहरूले भन्न खोजेको पुरा एउटा टर्म गभर्मेन्टको चलाए पनि हुन्थ्यो नि। 5 वर्ष जुन टर्म पाइन्छ। उसी जगह अब की स्थिति पर उन्होंने बहुत ही बड़ी चिंता व्यक्त की। ये वीडियो जो है 2022 का बताया जा रहा है और इस समय नेपाल में पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हिंदू राष्ट्र को एक बार फिर से कहा जा रहा है कि उसको बहाल किया जाए। आज इसी टॉपिक पे हम पूरी डिटेल बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति चैनल। ये हमारा जो पॉलिटिक्स का चैनल है, इस समय जो सबसे बड़ा जो भी उस दिन की जो भी इवेंट ऐसे होती हैं, जो भी करंट उसमें अफेयर्स में जो भी होता रहता है, उस पर हम बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नेपाल की। तो नेपाल में क्या हुआ? नेपाल की अगर आप हिस्ट्री में आप जाएंगे तो नेपाल पूरे विश्व में एक मात्र ऐसा देश था जो हिंदू राष्ट्र था। लेकिन हिंदू राष्ट्र, अकेला हिंदू राष्ट्र होना, ये बहुत सारी विदेशी शक्तियों को रास नहीं आ रहा था और एक साजिश के तहत उसमें हिंदू राष्ट्र हटा दिया गया और 10 साल लगातार वहाँ प्रोटेस्ट हुए माओवादियों ने, कम्युनिस्टों ने, और उसके बाद में राजशाही की सत्ता जो थी, जो नेपाल को चलाती थी, उसका समाप्त कर दिया। और 2008 से लेकर आज 2025 है, वहां एक बार फिर से आंदोलन हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर में अचानक ये क्यों हो रहा है। 2008 से लेकर 2025 आ गया, 17 साल लगभग हो गए। तो ये अचानक क्यों हो रहा है? हुआ यूं कि जो वहां के लोग हैं उनको अब ये लग रहा है कि उनकी जो पहचान है वो समाप्त होती जा रही है और इसी कारण वो अपने भविष्य को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। इस वजह से ये आंदोलन हो रहा है और आंदोलन में हिंसक झड़पें भी हो गई और उसमें कुछ मौत भी हुई है। लेकिन फिलहाल इशू यही है कि राजशाही सत्ता को वापस किया जाए, यानी कि राजा ही वहां की सरकार चलाती रही है, उसी को वापस किया जाए। थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं और फिर से हम बात करेंगे मनीषा कोइराला के स्टेटमेंट पे। ये पुराना स्टेटमेंट है लेकिन इस समय वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए।
जो मनीषा कोइराला का कहना है, उनका कहना यह है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र था, कभी धर्म पर लड़ाई नहीं हुई। मनीषा ने धर्मनिरपेक्षता को बताया था साजिश। राजशाही का जब अंत किया गया, उसके बाद में उस देश को सेकुलर कर दिया गया। आपको याद आ रहा होगा भारत का। इसी तरीके से नेपाल में सेकुलर उस कंट्री को कर दिया गया और उसके बाद से लगातार वहां की सरकारें काम कर रही हैं। लोकतांत्रिक रूप से जो चुने हुए लोग होते हैं वो आ रहे हैं और सरकारें बन रही है। और उसके बाद में लगातार ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके कई सारे नेगेटिव रिजल्ट भी रहे, जिस कारण से जनता अब आंदोलित है और फिर से डिमांड कर रही है कि वहां राजा को ही सत्ता सौंपी जाए। और इसमें राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी जो है आरपीपी, वो राजशाही का समर्थन कर रही है और राजा समर्थक आंदोलन का चेहरा जो बने हुए हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि जो राजा के समर्थक जो बने हुए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं इस समय, उसमें जो सबसे बड़ा चेहरा है दुर्गा परसाई। दुर्गा परसाई के बारे में बताना चाहेंगे, ये खुद पुराने माओवादी रहे हैं, उनका भी मोह भंग हो चुका है माओवादियों से और इस समय वो राजशाही को वापस लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसी नौबत क्यों हुई कि जो जनता की एक्सपेक्टेशन थी कि जब सरकारें आएंगी, चुनकर सरकारें आएंगी, तो उनका कुछ भला होगा और नेपाल का कुछ भला होगा। लेकिन स्थितियां क्या रही 2008 से लेकर 2025 तक? 17 साल में 11 सरकारें बदल चुकी हैं। यानी कि वहां जो लोकतांत्रिक रूप से चुनकर आ रहे हैं वो टिक ही नहीं पा रही है सरकार, और इसी कारण से करप्शन वहां पे बहुत बड़े पैमाने पर है और इसी कारण से नेपाल पिछड़ता जा रहा है। अगर हम बात करें वर्तमान में जीडीपी की, तो इस समय 2023 की जो जीडीपी है वो 4908073367 यूएसडी है, यानी कि यूएस डॉलर है। और अगर वहां की हम जनसंख्या की बात करेंगे तो नेपाल में 81.3% हिंदू की पॉपुलेशन है और जो सेकंड पॉपुलेशन है वो है बौद्ध की। और नेपाल बना कैसा था? नेपाल ऋषि की तपस्थली थी और हिंदू बौद्धिस्ट का सेंटर हुआ करता था नेपाल। ये उसकी सांस्कृतिक विरासत और उसकी सांस्कृतिक पहचान है नेपाल की। 2011 के सेंसस के अनुसार 81% हिंदू थे, 9% बौद्ध और 4.4% मुस्लिम्स थे, 1.4% ईसाई। ये वहां की डेमोग्राफी थी अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। सबसे बड़ी चिंता अगर हिंदू राष्ट्र की अगर मांग की जा रही है तो क्यों की जा रही है? सबसे बड़ी जो चिंता है वहां के हिंदुओं की वो है कि लगातार हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है और मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि नेपाल में क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन जो है लगातार अपने पांव पसार रहे हैं और हाल के वर्षों में जो चर्च की संख्या है वो बढ़ गई है और 7758 यानी कि 7758 नए चर्च बन गए हैं। ये वहाँ जो कल्चर है, जो पहचान कभी हुआ करती थी, हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति जो पहचान हुआ करती थी, वहाँ इन लोगों ने हमला किया और उसकी संस्कृति पर हमला करके इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश बहुत तेज़ी से की जा रही है। और सबसे बड़ी चिंता वहाँ के लोगों की कि जो बौद्ध, जो सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन है, सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन बौद्ध जो है वो बड़ी तेज़ी से क्रिश्चियन हो रहे हैं, क्रिश्चियनिटी की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो वहाँ के लोगों की चिंता है कि जो विदेश नीति थी, भारत मित्र देश हुआ करता था, आपने देखा होगा कि जो वहाँ के गोरखा थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ के नौकरियों में, आर्मी में खास करके, जैसे गोरखा रेजिमेंट आपने देखा होगा, वहाँ के लोग यहाँ भारत में नौकरी शुरू से करते रहे और बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। लेकिन जो भारत और नेपाल के संबंध बीच में एक साजिश के तहत, क्योंकि चाइना का वहाँ पे प्रभाव हो गया और उसने बड़ी तेजी के साथ भारत से लोगों को दूर किया। नेपाल की जो विदेश नीति है ये बड़ी तेजी से चेंज हुई, जिससे कि वहाँ के लोगों की चिंता बढ़ गई
और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें इतनी ज़्यादा करप्शन है कि वो अपने लिए लड़ रहे हैं और जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हिंदू पॉपुलेशन के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, मुस्लिम्स को बढ़ावा दे रहे हैं और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन वहाँ लगातार बढ़ी है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनर, आपको ये बताने का प्रयास था कि नेपाल हिंदू कंट्री एज ए सेक्युलर कैसे हुई, कब हुई, और मनीषा कोइराला जो नेपाल की पॉलिटिक्स पर उन्होंने बोला है इसके बारे में हमने बताया, और मनीषा कोइराला का जो हिंदू के बारे में, जो हिंदू नेशन के बारे में उन्होंने बोला, इसके बारे में बताया। हमने यह भी आपको बताने की कोशिश की कि नेपाल हिंदू राष्ट्र प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और नेपाल हिंदू पॉपुलेशन पहले क्या थी और अब क्या है, और नेपाल हिंदू टेम्पल्स जो हैं वहाँ जो जैसे आपने देखा होगा पशुपतिनाथ, ऐसे कई सारे मंदिर जो वहाँ की पहचान थी, नेपाल की पहचान ही हिंदुओं के वजह से थी, जो धीरे धीरे साजिश के तहत घटाने की कोशिश की जा रही है। और नेपाल हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज क्या थी, अब क्या हो रही, जो वहाँ के लोगों की चिंता है। और यह भी कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी आरपीपी, उन्होंने साफ कहा है कि यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक कि राजशाही की वापसी नहीं हो जाती। तो ये था हमारा एक्सप्लेनर, जो नेपाल हिंदू कंट्री प्रोटेस्ट जो हो रहा है, हिंदू राष्ट्र के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, आखिर में 17 साल बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, ये आपको बताने का प्रयास था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी खबर राजनीति चैनल देखने के लिए आप इसी तरीके से टॉपिक्स आप देखते रहें और हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे कि किस तरीके से और क्यों बड़ी घटनाएं हो रही हैं। धन्यवाद।